हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम टैट का साइकोलॉजी सेक्शन करेंगे जो भी सभी स्ट्रीम के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राणी में वांछित अनुक्रिया को पुनर्वलन के आधार पर प्रोत्साहित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राणी में वांछित अनुक्रिया को पुनर्वलन के आधार पर प्रोत्साहित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? वांटेड रेस्पॉन्स इन द मैन इज एनकरेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रीइंफोर्समेंट। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राणी में वांछित वांटेड रेस्पॉन्स हम चाहते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति से वांटेड रेस्पॉन्स चाहते हैं, हम अपनी मन का रेस्पॉन्स चाहते हैं और उसे एनकरेज करते हैं, किस बेस पे एनकरेज करते हैं? बेसिस ऑफ रीइंफोर्समेंट। उसे क्या करते हैं? रीइंफोर्समेंट भी करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, उसको क्या बोला जाता है? हम किसी से रिस्पॉन्स चाहते हैं और उसको एनकरेज भी करते हैं और उसके लिए हम रीइंफोर्समेंट भी करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? शेपिंग। हम किसी व्यक्ति की शेपिंग करते हैं, उसको उसी आकार जो आकार हमें उससे चाहिए, उस आकार में हम उसको शेप देते हैं। तो शेपिंग का मतलब हुआ शेप। ये ध्यान रखना, शेपिंग का शेप। एनकरेज करते हैं, रेस्पॉन्स लेने के लिए उससे उसको एनकरेज करते हैं और उसको रीइंफोर्समेंट भी करते हैं, तो उससे उसकी शेपिंग हो जाती है। तो इसका उत्तर है शेपिंग। प्रश्न 2 है, किसी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में कितने चर होते हैं? जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है उसमें कितने चर होते हैं? 3 चर होते हैं। प्रश्न 3 है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो जो पिट्यूटरी जो है उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब प्रश्न 4 है, मैस्लो ने 1954 में प्राणी की 5 आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा था? मैस्लो ने 1954 में एक विचार दिया या सिद्धांत दिया। उसने प्राणी की जो व्यक्ति है उसके जो आवश्यकताओं हैं 5 भागों में बांटा। 5 आवश्यकताओं को, उसकी 5 आवश्यकताएं बताई और उनको 5 आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा? तो उत्तर है 2 भागों में बांटा। 1954 में मैस्लो ने व्यक्ति की, प्राणी की 5 आवश्यकताएं बताई और उन 5 आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। प्रश्न 3 है, प्रश्न 3 जो है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पिट्यूटरी जो है उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब प्रश्न 4 है, मैस्लो ने 1954 में मैस्लो ने 1954 में प्राणी की 5 आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा था? मैस्लो ने 1954 में प्राणी की 5 आवश्यकताएं बताई और इसने इन 5 आवश्यकताओं को 2 भागों में बांटा। 1954 में और मैस्लो ने 5 आवश्यकताएं उनको 2 भागों में बांटा। जिस प्रक्रिया द्वारा संसार के तात्कालिक अनुभवों का ज्ञान होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? जिस प्रक्रिया द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा हमें संसार के तात्कालिक अनुभवों का ज्ञान होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? हम कहीं कोई इंसिडेंट देख रहे हैं, हम कोई इंसिडेंट देख रहे हैं और वो जो हम उस इंसिडेंट को देख के कर रहे हैं वो क्या चीज़ है? तो प्रश्न यही है कि जिस प्रक्रिया द्वारा संसार के तात्कालिक मतलब उसमें जो हो रहे हैं अनुभवों का ज्ञान हमें एकदम से होता है, उस क्रिया को ना क्या बोलते हैं? हम कोई चीज़ देख रहे हैं और उस चीज़ को हम अनुभव कर रहे हैं, तो वो क्या प्रोसेस हुआ? तो उत्तर है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण मतलब परसेप्शन। हम किसी चीज़ को परसीव कर रहे हैं, परसेप्ट कर रहे हैं और उसको हिंदी में बोला जाएगा प्रत्यक्षीकरण। प्रश्न 6 है, जब प्राणी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है परंतु उसके प्राथमिक प्रयत्न लक्ष्य प्राप्ति में असफल हो जाते हैं तो किसकी उत्पत्ति होती है? एक व्यक्ति है, जब वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है परंतु जो उसके प्राथमिक कार्य होते हैं या उसके जो प्राथमिक एफर्ट्स होते हैं, जो वो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है उसमें असफल हो जाता है एफर्ट्स के जरिए,
तो इससे उस व्यक्ति में किस चीज़ की उत्पत्ति होती है? भ्रम की उत्पत्ति होती है, असफलता की भावना होती है। तो उसमें जो उत्पत्ति होती है वो समस्या होती है। उसको वो चीज़ समस्या लगने लग पड़ती है अगर ऐसा होता है। तो इसका उत्तर है समस्या है। वेशभूषा, रहन-सहन, आहार, धर्म इत्यादि व्यक्तित्व के कैसे निर्धारक हैं? अब हम वेशभूषा, कपड़े पहनते हैं, अलग-अलग भाषा बोलते हैं, हमारा व्यक्तित्व अलग-अलग है। तो ये कौन से निर्धारक हैं हमारे व्यक्तित्व के? सांस्कृतिक निर्धारक हैं ये। प्रश्न 8 है, भाषा का विकास व्यक्तियों की सामाजिक अंतक्रिया का परिणाम है, किसके द्वारा कहा गया है? भाषा बोला कि भाषा जो है, भाषा का विकास व्यक्तियों की सामाजिक अंतक्रिया का परिणाम है। जो समाज में व्यक्ति रहते हैं आपस में, तो भाषा जो है उनकी अंतक्रिया का, उनका आपस में अंतक्रिया का ही परिणाम है। तो ये शब्द जो हैं वो किसने कहे हैं? तो ये जो शब्द हैं वाइगोटस्की ने कहे हैं कि भाषा का विकास व्यक्तियों की सामाजिक अंतक्रिया का परिणाम है। भाषा बोला कि भाषा का विकास हुआ तो व्यक्तियों की आपसी अंतक्रिया का परिणाम है ये भाषा। प्रश्न 9 है, गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट का अर्थ है, गेस्टाल्ट क्या चीज़ है? तो गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र के रूप में, एज ए होल। जब किसी चीज़ को एज ए होल देखा जाता है उसका मतलब है गेस्टाल्ट। एज ए होल, समग्र के रूप में गेस्टाल्ट का अर्थ है। प्रश्न 10 है, अधिगम प्रक्रिया में शामिल है। अधिगम प्रक्रिया में क्या शामिल है? लर्निंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स। लर्निंग प्रोसेस है उसमें क्या इन्वॉल्व किया जाता है? तो लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें क्या शामिल किया जाता है? व्यक्ति का वातावरण के साथ अंतक्रिया, मतलब व्यक्ति इसमें क्या शामिल किया जाता है? अधिगम प्रक्रिया में क्या शामिल किया जाता है? व्यक्ति का वातावरण के साथ अंतक्रिया, इंटरेक्शन ऑफ ए पर्सन विद द एनवायरमेंट। अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग प्रक्रिया। लर्निंग जो प्रक्रिया है उसमें क्या शामिल होता है? जो व्यक्ति कुछ बात सीखता है वातावरण से, तो उस वातावरण के साथ उसकी अंतक्रिया हो जाती है, मतलब उसके साथ उसका इंटरकोर्स हो जाता है, इंटरेक्शन हो जाती है। तो पहला तो अधिगम प्रक्रिया में ये शामिल है, व्यक्ति का वातावरण के साथ अंतक्रिया, व्यक्ति की इंटरेक्शन हो जाती है वातावरण के साथ। और दूसरा है निरंतरता। और जो अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें दूसरा क्या गुण है? निरंतरता है, उसमें कंटिन्यूटी है। जो लर्निंग है उसमें कंटिन्यूटी होती है। लर्निंग में कंटिन्यूटी होती है। लर्निंग में कंटिन्यूटी है तो निरंतरता है। तीसरा है व्यवहार में परिमार्जन। अब व्यवहार में परिमार्जन मतलब मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। पहले क्या करता है व्यक्ति, तो तीसरा जो अधिगम प्रक्रिया में शामिल है व्यवहार में परिमार्जन, मतलब सीखने से, अधिगम में लर्निंग से क्या होता है? व्यवहार में परिमार्जन, व्यक्ति के व्यवहार में मॉडिफिकेशन होती है इन बिहेवियर। सीखने से व्यवहार में परिमार्जन, सीखने से व्यक्ति के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, व्यवहार में परिमार्जन। तो ये अधिगम प्रक्रिया में शामिल है। अधिगम प्रक्रिया में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको घुमा के भी पूछ सकते हैं। तो अधिगम प्रक्रिया में क्या शामिल है? पहले तो अधिगम जब लर्निंग शुरू होती है तो व्यक्ति वातावरण के साथ अपना इंटरेक्शन करता है। दूसरा, अब जब इंटरेक्शन हो गई तो दूसरा आता है निरंतरता। तो इंटरेक्शन के बाद कंटिन्यूटी शुरू हो जाती है, सीखने में, लर्निंग में कंटिन्यूटी शुरू हो जाती है। तीसरा है व्यवहार में परिमार्जन। जब व्यक्ति सीखता है, जो वातावरण है उससे सीखता है, निरंतरता के साथ सीखता है, तो उसके व्यवहार में परिमार्जन, व्यवहार में परिवर्तन आता है, मॉडिफिकेशन होती है इन बिहेवियर, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। मैं हिंदी में समझा रही हूँ, उसके साथ इंग्लिश में भी आपको साथ साथ बता रही हूँ। जो भी शब्द हैं उनको पहले इंग्लिश में बता रही हूँ, फिर हिंदी में समझा रही हूँ। सब दोनों तरफ से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो कि क्वेश्चन किस लेवल से पूछा गया और कैसे पूछा गया। सिंपल लैंग्वेज में आपको क्लियर कर रही हूँ कि प्रश्न ये है। अब अधिगम प्रक्रिया में शामिल है, अधिगम प्रक्रिया में क्या शामिल है, मतलब लर्निंग प्रोसेस, उसमें क्या शामिल है? तो पहले क्या होता है
कि व्यक्ति की वातावरण के साथ अंतक्रिया होती है, इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन ऑफ ए पर्सन विद द एनवायरनमेंट। और दूसरा होता है निरंतरता होती है, जो वो लर्निंग कर रहा है उसमें कंटिन्यूटी होती है। तीसरा है व्यवहार में परिमार्जन होता है, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर होती है, व्यक्ति जो सीखता है लर्निंग करता है उससे उसमें क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है उसके व्यवहार में, इन बिहेवियर। तो प्रश्न को इस तरह से लर्न करना है ताकि आपको प्रश्न कैसे भी पूछा जाए, घुमा के पूछा जाए, कैसे भी पूछा जाए, आप क्वेश्चन को करके आएँ। आप क्वेश्चन तभी कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी हर तरीके से कि क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ऐसे भी है, और ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया चाहे ऐसे पूछे, लेकिन इसका आंसर ये है। जो डीप अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चंस की, वो आपके लिए बहुत मायने रखती है इन क्वेश्चंस को करने में। प्रश्न 11 है, बालक के व्यक्तित्व अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि क्या है? अगर बालक के व्यक्तित्व अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि क्या है? अगर एक बच्चा है, उसकी पर्सनैलिटी की हमने साइकोलॉजिकल स्टडी करनी है। एक बच्चा है, बालक है, उसके पर्सनैलिटी की हमने साइकोलॉजिकल स्टडी करनी है। तो कैसे करेंगे उस बच्चे की जो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग उसकी पर्सनैलिटी की? तो जो केस स्टडी विधि है, केस स्टडी जो है एक बालक के व्यक्तित्व की मनोवैज्ञानिक विधि है। अगर बच्चे के मनोवैज्ञानिक विधि से उसका अध्ययन करना है, उसके व्यक्तित्व का अध्ययन करना है, तो केस स्टडी जो है उसके लिए एक विधि है। प्रश्न 12 है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व, अब फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना के प्रमुख घटक क्या हैं? फ्राइड ने बोला है कि व्यक्तित्व संरचना के प्रमुख घटक क्या हैं। फ्राइड जो एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने बोला है कि व्यक्तित्व जब बनता है, कंस्ट्रक्शन होती है व्यक्तित्व की, तो इसके घटक कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से घटक आते हैं? तो इसका पहला इदम, जो ईड बोलते हैं उसको, दूसरा अहम, ईगो बोलते हैं, और तीसरा है परअहम, जिसको सुपर ईगो बोलते हैं। तो फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना के जो मुख्य घटक हैं, इदम, अहम और परअहम हैं। 3 है इसके अनुसार, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना के। अब ये है प्रश्न 13 है, सक्रिय अनुबंधन। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जो सक्रिय थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी है वो किसने दी है? जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी है वो दी है स्किनर ने। ऑपरेंट थिंकिंग का जो पिता है उसको स्किनर को माना जाता है। प्रश्न 14 है, सीखने में अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है किसके द्वारा दी गई है? तो इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है कोलर ने दी है। इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है कोलर ने दी है। प्रश्न 15 है, विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास कैसी प्रक्रिया है? तो विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न 16 है, एक बालक बुद्धि लब्धि 150 है, वह बालक कहलाएगा। एक बालक की बुद्धि लब्धि जो है, आईक्यू लेवल जो है वो 150 है। आईक्यू लेवल है एक बच्चे का 150, वह बालक कहलाएगा। तो आईक्यू लेवल 150 है तो वह बच्चा क्या कहलाएगा? प्रतिभाशाली बालक, जीनियस कहलाएगा कोई बच्चा जिसकी जो आईक्यू लेवल है 150 है। प्रश्न 17 है, खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर, खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो ये विकास कौन सा विकास है? अब खेल के माध्यम से एक बालक जो है अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। संवेग मतलब इमोशंस, इमोशंस, संवेग मतलब इमोशंस, जो इमोशंस हैं, गुस्सा, प्यार, सब ये इमोशंस हैं। तो खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर, संवेग इमोशन जो आते हैं, उसको गुस्सा आता है, खेल त्योहार या कुछ आता है, उन पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो यह विकास कौन सा विकास है? तो ऐसा अगर विकास इमोशंस का विकास हो रहा है बच्चे में और उन इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है बच्चा, नियंत्रण कर रहा है बच्चा, तो ये विकास की कौन सी अवस्था होगी बच्चे की? तो ये कौन सी अवस्था होगी? संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, ये बच्चे में इमोशनल डेवलपमेंट होगी। प्रश्न 18 है, प्रश्न 18 है, सहशैक्षिक मूल्यांकन, सहशैक्षिक मूल्यांकन कौन सा क्षेत्र में शामिल है? सहशैक्षिक मूल्यांकन में कौन सा क्षेत्र शामिल
नहीं है। बोला कि सह शैक्षिक मूल्यांकन में कौन सा क्षेत्र शामिल है। अगर यहाँ होता शैक्षिक मूल्यांकन में कौन सा क्षेत्र शामिल है तो होना था शैक्षिक विषय, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया है सह शैक्षिक मूल्यांकन में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। तो इसमें जो शैक्षिक विषय है वो सह शैक्षिक मूल्यांकन में शामिल नहीं है। तो शैक्षिक विषय जो है सह शैक्षिक मूल्यांकन में शामिल नहीं है। इसके अलावा जो सह शैक्षिक मूल्यांकन है उसमें शामिल हैं किसी का सह शैक्षिक मूल्यांकन बच्चे का सामाजिक शारीरिक विकास, ये बच्चे के सह शैक्षिक मूल्यांकन में शामिल हैं। और जो उसके मानव मूल्य हैं वो भी उसके सह शैक्षिक विकास में शामिल हैं। और जो उसका स्वास्थ्य है और सफाई के तरफ उसका ध्यान है वो उसके सह शैक्षिक मूल्यांकन में है। मतलब इस आधार पर बच्चे का सह शैक्षिक मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बच्चे के सह शैक्षिक मूल्यांकन में कौन सा क्षेत्र शामिल है। तो ऑप्शन 3 दिए होंगे ये, लेकिन एक नहीं दिया होगा, या ऐसे पूछा होगा कि सह शैक्षिक मूल्यांकन में कौन कौन शामिल है। ये दिए होंगे 3 और नीचे लिखा होगा ये सभी, तो उत्तर ये होगा कि सह शैक्षिक मूल्यांकन है ये। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि सह शैक्षिक मूल्यांकन में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है तो सह शैक्षिक मूल्यांकन में शैक्षिक विषय जो शामिल नहीं किया जाता है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो क्वेश्चन कैसे भी करके इसी क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो सामाजिक और शारीरिक विकास है ये सह शैक्षिक मूल्यांकन है। मानव मूल्य सह शैक्षिक मूल्यांकन है बच्चे का। स्वास्थ्य और सफाई के बारे में उसका जो है सह शैक्षिक मूल्यांकन है। लेकिन अगर उसका शैक्षिक मूल्यांकन पूछा जाता है तो उसमें शैक्षिक विषय आएंगे, और जो सह शैक्षिक मूल्यांकन होगा तो उसमें ये सारी बातें आएंगी। अब प्रश्न 19 है, मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन क्या है। अब मूल्यांकन जो है वो एक तरह से नहीं किया जा सकता, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, या वे क्वालिटी किसी की क्वालिटी को ही मापा जाए या उसकी क्वांटिटी को ही मापा जाए तब जो है मूल्यांकन प्रॉपर नहीं होगा। तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार का होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है वो दोनों प्रकार का होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। किसी की क्वालिटी को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है और उसकी क्वांटिटी को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो मूल्यांकन में ये दोनों शामिल होते हैं। प्रश्न 20 है, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं, ये द प्रोवर्ब है। अंगूर खट्टे हैं संबंधित है किस चीज से संबंधित है ये क्या चीज है। तो अंगूर खट्टे जो हैं ये प्रतिपायन से संबंधित है, प्रतिपायन से संबंधित है। अंगूर खट्टे जो हैं ये प्रतिपायन से संबंधित है। रैशनलाइजेशन मतलब दिमाग का यूज किया है, रैशनलाइजेशन से संबंधित है ये प्रोवर्ब। अंगूर खट्टे हैं ये प्रतिपायन संबंधी रैशनलाइजेशन से संबंधित प्रोवर्ब है। 21 है, क्या अधिगम आंकलन में नहीं आता है। अधिगम, जब हम अधिगम मतलब लर्निंग करते हैं, जब हम अधिगम करते हैं लर्निंग करते हैं तो उसमें क्या शामिल नहीं आता है, क्या नहीं आता है। तो अधिगम तरीका, जिस तरीके से हम सीखते हैं किसी चीज को, किसी तरीके से जब हम सीखते हैं तो वो लर्निंग में शामिल नहीं होता है। क्या जो है वो अधिगम आकलन में शामिल नहीं आता है। तो अधिगम का तरीका, सीखने का जो तरीका है, लर्निंग स्टाइल जो है वो अधिगम में शामिल नहीं होता है। प्रश्न 22 है, बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान होता है। बालक अगर समाजीकरण है, बालक जो है, हम सब सामाजिक प्राणी है, बच्चा भी सामाजिक प्राणी है, समाज में जब आता है तो समाजीकरण में पाठशाला का कौन स्थान आता है। बच्चा जो होता है समाजीकरण में आता है, तो जब समाजीकरण तो पाठशाला का उसके समाजीकरण में कौन सा स्थान आता है। तो परिवार के बाद पाठशाला का स्थान आता है समाजीकरण में। प्रश्न 23 है, सामाजिक परिवेश से क्या तात्पर्य है। अब क्वेश्चन पूछा गया है सोशल एनवायरनमेंट। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है,
क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आंसर इसका जब पूछेंगे तो ये आप गलत करके आएंगे, क्योंकि सामाजिक परिवेश से हमें क्या पता है। सामाजिक परिवेश में तो हम किसको शामिल करेंगे, परिवार को शामिल करेंगे, किसको शामिल करेंगे, हमें कुछ पता नहीं है। तो इसका उत्तर है सोशल एनवायरनमेंट में क्या शामिल किया जाता है, शिक्षक, समाज, मित्र, पड़ोसी, माता पिता व परिवार के सदस्य। तो ये ध्यान रखना, जो सोशल एनवायरनमेंट है उसमें शिक्षक को भी शामिल किया है, समाज को भी शामिल किया है, मित्र को भी, पड़ोसी को भी, माता पिता व परिवार के सदस्यों को भी सोशल एनवायरनमेंट में शामिल किया गया है। अब प्रश्न 24 है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। अब प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल और एरर थ्योरी किसने दी है, थारनडाइक ने। और सीखने का सिद्धांत, सीखने पिछले वीडियो में मैंने बताया है आपको, थारनडाइक साइड से संबंधित हमने 4-5 क्वेश्चंस किए पिछले वीडियोस में। तो थारनडाइक ने सीखने के सिद्धांत की थ्योरी भी दी है, और अब इसकी दूसरी थ्योरी आ रही है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो सीखने का सिद्धांत के साथ प्रयत्न एवं भूल, प्रयत्न भी करते हैं और उसमें एरर भी होता है हमारे साथ। तो ये ध्यान रखना कि प्रयत्न मतलब ट्रायल भी करते हैं हम, फिर उसमें भूल भी हो जाती है, एरर भी हो जाती है। तो कब होती है, प्रयत्न भी करते हैं, सीखने का प्रयत्न करते हैं, और फिर सीखते सीखते एरर भी हो जाती है कोई। तो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी जो है इस तरीके से लर्न करनी है आपने, कि हम सीखते हैं, प्रयत्न करते हैं, ट्रायल करते हैं, एंड भूल भी जाते हैं, एरर भी हो जाता है हमारे से। तो सीखने की थ्योरी दी है थारनडाइक ने, और प्रयत्न एवं भूल की थ्योरी का सिद्धांत जो दिया है वो भी इसने दिया है, थारनडाइक ने। तो ऐसे क्वेश्चंस को रिलेट करके पढ़ना है, वो आपको याद रहेंगे। प्रयत्न करते हैं किसका, सीखने का, और भूल भी जाते हैं, एरर भी हो जाता है हमारे से, तो वो भी सीखती बार हो जाता है। प्रश्न 25 है, प्रश्न 25 है, मनोविश्लेषण की प्रस्तावना किसने दी थी। तो मनोविश्लेषण मतलब साइको एनालिसिस को किसने किया था। साइकी की एनालिसिस के बारे में किसने कहा था, तो एस फ्राइड ने। मनोविश्लेषण की प्रस्तावना जो है एस फ्राइड ने दी है। प्रश्न 26 है, जैसे जैसे शिशु विकसित होता है वैसे वैसे उसकी मानसिक क्षमता में क्या होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, उसकी मानसिक क्षमता में क्या फर्क आता है, बढ़ता है, घटता है, क्या होती है, नहीं होती है, चौड़ी होती है, मोटी होती है, क्या होती है। तो जैसे जैसे शिशु विकसित होता है वैसे वैसे उसकी मानसिक क्षमता में क्या होता है, तो उसकी मानसिक क्षमता जो है बढ़ती है। मेंटल एबिलिटी, जो उसकी मेंटल एबिलिटी है वो बढ़ती है बच्चे की। प्रश्न 27 है, माता पिता के संबंध बालक के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं। माता पिता के जो पारस्परिक संबंध होते हैं, अगर माता पिता के अच्छे संबंध हैं, पारस्परिक अच्छे संबंध हैं, या माता पिता के संबंध आपसी अच्छे नहीं हैं, तो उसका बच्चे के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर है अनुक्रमिक रूप से बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, ग्रेजुअली प्रभाव पड़ता है, सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चे के व्यक्तित्व पर, बच्चे की पर्सनैलिटी पर पूछा है, व्यक्तित्व पर, माता पिता के आपसी संबंधों का बच्चे के, बालक के व्यक्तित्व पर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो एकदम से प्रभाव नहीं पड़ता है, अनुक्रमिक रूप से प्रभाव पड़ता है, ग्रेजुअली प्रभाव पड़ता है बच्चे के पर्सनैलिटी पर। फ्रेंड्स, अंत में मैं यही कहूँगी कि आप मेरे वीडियोस को शुरू से लेके एंड तक देखना। मैं हर वीडियो में वही क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाएंगे, हर वीडियो से 3 या 4 क्वेश्चंस हर पेपर में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, एंड फॉर मोर वीडियोज़ subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you very much.